फाइनेंस है भी कि नहीं। अगर मैंने घर एक बनाना है और मैंने उसकी एस्टिमेशन लगाई है कि 12 लाख का घर होगा, तो क्या 12 लाख फाइनेंस है मेरी पॉकेट में? अगर है तो मैं घर बनाना स्टार्ट कर दूंगी, और ये अगर सवाल नहीं सही है आ गया। तो मैं उसको नहीं स्टार्ट कर सकती। इसी तरह हम कुछ प्रॉपर्टी जब लेने लगते हैं तो फिर हम देखते हैं कि जी हमारे बजट में है ये प्रॉपर्टी। अगर हमारे बजट में है तो हम प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट करते हैं और प्रॉपर्टी के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। अगर बजट में नहीं होती तो फिर हम वो चीज़ नहीं स्टार्ट करते। इसीलिए हम बजट बनाते हैं ताकि हम देख सकें कि जो फ्यूचर का एक्सपेंस है हमारा, वो हमारे उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फाइनेंसेस भी हैं कि नहीं। बजट हमेशा काम करने से पहले होता है, लेकिन बजट आपको एग्जैक्ट फिगर कभी भी नहीं देता। अगर मैं कहती हूँ कि मेरा घर बनने में 12,05,300 रुपया लग रहा है, तो एज सच इतनी एक्यूरेट अमाउंट कभी भी नहीं हो सकती। अमाउंट में 50-60 हज़ार का डिफरेंस ज़्यादा या कम हो सकता है। इसीलिए इसको कैश फ्लो बोलते हैं। कैश फ्लो का मतलब कैश फ्लो तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कैश फ्लो का मतलब है कि आपके कैश में कितना डिफरेंस आता है। आपके बजट जो आप बना रहे हैं उसमें आपका कितना डिफरेंस आएगा जब आप रियल में वो काम करें। दैट इज नोन एज द बजटिंग। अब हम फाइनेंस में देखें तो बजटिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स, और वो 3 स्टेप्स में अगर आपका फर्स्ट स्टेप फुलफिल होगा तो आप सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे, और अगर सेकंड स्टेप फुलफिल होगा तो आप थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे। अदरवाइज अगर आपका फर्स्ट स्टेप में ही आपको कहा गया कि आपको 12 लाख रिक्वायर्ड था और आपके पास 12 लाख नहीं है, तो आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। सो यू कांट गो टू द सेकेंड एंड थर्ड स्टेप। आप फर्स्ट स्टेप पे ही जाके कह देंगे कि जी हम मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं ये प्रोजेक्ट या ये बिजनेस या ये चीज़ को स्टार्ट नहीं कर सकती। इसी तरह अगर मैं आपको कोई प्लान देती हूँ कि आप मुझे 50 करोड़ दे दें और मैं आपको एक ऐसा प्लान बताऊँगी कि आपको एवरग्रीन प्रॉफिट्स मिलेंगे, तो आप स्टार्ट में ही सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास 50 करोड़ तो होगा नहीं। आप कहेंगे नहीं मैडम, कुछ और बताएं, इतने पैसे कहाँ से हम जमा करेंगे, पहले पैसे जमा करेंगे तो फिर ही कहीं जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ही यहाँ पे ही क्रॉस। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 1 लाख रुपया दें और मैं आपको एक ऐसा प्लान बताऊंगी जिसमें से आपको बड़े अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, तब आप कहेंगे हाँ जी हम सुनना चाहते हैं 1 लाख, क्योंकि लाख रुपया तो हम कहीं ना कहीं से जमा कर ही सकते हैं। सो कैपिटल बजटिंग कैश फ्लो में भी हम बजट के 3 स्टेप्स को देखेंगे। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो क्या आप सड़क पे बिजनेस को स्टार्ट करना शुरू कर देंगे? कोई अगर आपने कोई किसी चीज़ को खरीदना या बेचना है तो उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड, उसके लिए क्या चीज़ बेसिक रिक्वायर्ड है आपके ख्याल से? कि अब मैं आपकी चैट की तरफ आ गई हूँ, और प्लीज़ चैट में ज़रा लिखें कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो क्या सड़क पे ठेला लगा लेंगे, क्या करेंगे, किस तरह आप अपने बिजनेस के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी? व्हाट वुड बी द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर टू स्टार्ट एनी बिजनेस? या कोई प्रोजेक्ट या कोई बिजनेस को स्टार्ट करना हो तो क्या चीज़ सबसे पहले खरीदोगे, क्या चीज़ देखोगे? डू यू नीड एनी बिल्डिंग? मार्केट यस रिसर्च हो मैम। गई है, हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें ऑफिस चाहिए, हमें फर्नीचर चाहिए, हमें मशीनरी चाहिए। ये चीज़ें क्या हैं? व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज ऑल आर नोन एज व्हाट? अब एसेट्स। ये एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स। सो फर्स्ट थिंग वी रिक्वायर्ड, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, फर्स्ट स्टेप इन कैपिटल बजटिंग इज योर इन्वेस्टमेंट। हम पहला स्टेप देखते हैं और हमने इन स्टेप्स के फॉर्मूलाज को ड्राइव करना है, फॉर्मूला सीखने हैं आज, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या आपके ख्याल से इट्स एन आउटफ्लो और इनफ्लो? आपके ख्याल से ये पैसा जाएगा हमारा कि पैसा आएगा हमारे पास? इनफ्लो है कि जाएगा मैम, आउटफ्लो? आउटफ्लो। आउटफ्लो, आउटफ्लो। वेरी गुड, शाबाश। और ये वन टाइम का आउटफ्लो होगा कि लाइफ टाइम का आउटफ्लो होगा? एक दफा ही सिर्फ ये पैसा लगेगा कि सारी जिंदगी ये पैसा लगता रहेगा? मैं रोज बिल्डिंग मैम खरीदूंगी? ए वन टाइम।
दिस इज अ वन टाइम आउटफ्लो। क्या याद रखना है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये एक आउटफ्लो है, और ये आउटफ्लो कौन सा है, वन टाइम, ओनली एक दफा का लाइफ में, बिजनेस की लाइफ में एक टाइम का। और आउटफ्लो माइनस होता है कि प्लस होता है, ये भी जरा मुझे बता दें। माइनस मैम। माइनस होता है, वेरी गुड। बाकी बच्चों ने चेस्ट के लिए लेक्चर हो गए हैं वो सारे। अब मैं इसको लिखने लगी हूँ यहाँ पे। सो फर्स्ट थिंग इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट में अगर मैं 12 लाख कह रही हूँ तो ये 12 लाख या 10 लाख या 5 लाख जो हमने एस्टिमेशन लगाया, ये कैसे निकले। इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदने हैं, वो कोई भी हो सकते हैं आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली, बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है, जो भी आपको चाहिए। अब कुछ तो फिक्स्ड एसेट्स हैं जो वैसे ही यूज हो जाते हैं, कुछ को इंस्टॉलेशन कॉस्ट की जरूरत होती है क्या आपके हिसाब से, अगर मेरी यस आवाज मैम। आ रही है, ऑब्वियसली होती है। सो वो भी इसमें रिक्वायर्ड हो जाएगी, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन में आपको दो तरह के सवाल आ सकते हैं, दो तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। एक सिचुएशन ये है कि जिसमें आपका बिजनेस इंटायरली न्यू है। इंटायरली न्यू बिजनेस के लिए आपको हर चीज़ नई खरीदनी पड़ेगी, हर फिक्स्ड एसेट को आपने खरीदना है। और एक और टाइप का सवाल आ सकता है जिसमें वो कहते हैं कि रनिंग बिजनेस है और आप कुछ अपग्रेड कर रहे हो। रनिंग बिजनेस से मुराद ये है कि आपके पास पहले मैनुअल मशीनरी थी, अब आप उसको कंप्यूटराइज्ड मशीनरी में चेंज करना चाहते हैं। तो जो आपके पास मैनुअल मशीनरी है उसका आप क्या करेंगे आपके साथ में, बड़ी थिंग, आपके पास जो मैनुअल मशीनरी है उसको अपग्रेड करना है और आपने उसको कंप्यूटराइज्ड मशीनरी उसकी जगह लेनी है। तो जो पुरानी मशीनरी होगी वो क्या फेंक दूंगी। मैं आपके चैट की तरफ आ रही हूँ, आपने मुझे बताना है कि उस मशीनरी के साथ आप, अगर आपके पास हो वो मशीनरी तो आप उसके साथ क्या करेंगे, व्हाट डू यू डू इफ यू हैव एनी ओल्ड मशीनरी इन योर बिजनेस। शाबाश, वेरी गुड। कॉमन सेंस क्या कहती है कि उसको क्या कर देंगे हम, सेल कर देंगे। अब मुझे इस मोमेंट पे मेरे पास, मैंने जब देखा मार्केट से तो मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख की ज़रूरत थी मुझे। 6 लाख के मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, उसके ऊपर मैंने 2 लाख की इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा ली। तो मुझे टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, 8 लाख रिक्वायर्ड है। लेकिन मेरे पास पहले भी मशीनरी पड़ी हुई है और वो समझो 4 लाख की पड़ी है और उसको मैंने सेल कर दिया। अब मुझे कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, ज़रा मुझे बताएं। 2 लाख। मेरे पास मैंने 6 लाख की मशीनरी खरीदी है, फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं, उसमें 2 लाख इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी लग गई, 8 लाख का खर्चा हो गया। लेकिन पहले मेरे पास 4 लाख की मशीनरी मौजूद थी, वो मैंने सेल कर दिया। तो अब मुझे कितना पैसा रिक्वायर्ड है, शाबाश, किसी ने लिखा था यहाँ पे, उसका नाम नहीं पढ़ सकती, आप समझ आ रही है, 4 लाख रिक्वायर्ड है, बिल्कुल ऐसा ही है। और तो हमने सेल्स को क्या किया, प्लस किया कि माइनस किया, शाबाश शाबाश। जिस तरह आप लोगों ने मुझे 4 लाख आंसर कैसे निकाल के दिया, बिल्कुल सही आंसर निकाल के दिया। अपने सेल्स को यहाँ पे क्या किया, सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो 12 लाख बन जाएगा बेटा। आपने कहा था 6 लाख की, अब मैंने मशीनरी खरीदी है, 2 लाख इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा दी है, 8 लाख चाहिए अभी मुझे। लेकिन मेरे पास 4 लाख की पुरानी मशीनरी थी जिसको मैं सेल करने चली गई। तो अब मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए, आपने कहा 4 लाख। जी क्लास, इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग, अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ, मैं तो बस कितना समझा रही, चुप मैम कर हमारे जाओ। पास जो एसिड की प्राइस है जो हमने सेल आउट किए हैं वो माइनस भी तो होंगे क्योंकि वो हमारे पास पहले हैं। तो यही तो कह रही हूँ, आप लोग ऐड कह रहे हैं, मैं तो माइनस ही करवा रही हूँ। माइनस सेल्स ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स, इसलिए तो आप लोगों का आंसर 4 लाख आ रहा है। मैं बार बार तो कह रही हूँ कि 6 लाख की मशीनरी मैंने अभी खरीदी, 2 लाख उस पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगी है,
8 लाख हो गया, लेकिन मेरे पास पुरानी मशीनरी पड़ी थी 4 लाख, वो मैंने सेल कर दी। अब जो मुझे पैसे रिक्वायर्ड है ना, वो 4 लाख है बिजनेस में, 8 लाख नहीं है, क्योंकि मैंने सेल कर दी है अपनी ओल्ड मशीनरी। अब लुक एट हेयर क्लास, अगर ये जो सेल ऑफ द ओल्ड मशीनरी है, जब मैंने खरीदी थी ये मशीनरी तो ये थी 5 लाख की, और जब मैं बेचने गई तो मैंने 6 लाख की बेची। क्या मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ आपके ख्याल से? 5 लाख की मशीनरी थी, मैंने 6 लाख की बेच दी है। आपने मुझे बताना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। कॉमन सेंस, शाबाश, वेरी ट्रू, के मुझे प्रॉफिट हुआ। और जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मुझे क्या चीज़ पे करनी पड़ जाएगी, जिसमें हमेशा गवर्नमेंट आ जाती है मेरे हर प्रॉफिट में, मेरी हर इनकम में। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। टैक्स पे करना पड़ता है। तो जी मुझे अब टैक्स पे करना पड़ रहा, प्लस टैक्स ऑन कैपिटल गेन, यानी कैपिटल गेन से मुराद है टैक्स ऑन प्रॉफिट, ये मुझे प्रॉफिट हुआ। और अगर यही उल्टा हिसाब हो जाए, वाइस वर्सा, मैंने 6 की खरीदी थी, 5 की बेची है, तो अब मुझे क्या होगा? लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? 6 की खरीदी थी, 5 की बेची है, लॉस। लॉस पे मेरा टैक्स बचेगा कि नहीं बचेगा क्लास? लॉस पे आपके ख्याल से मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, यस या नो? यस मैम, करना पड़ेगा। लॉस पे भी टैक्स पे करना पड़ता आपको? आप तो बड़ी अजीम मुल्क में रहने लग गए बेटा, अल्लाह नो मैम, पाक। लॉस पे मैम तो नहीं करना होगा। पड़ेगा बट कम करना पड़ेगा। लॉस पे याद ये टैक्स रखिएगा पे नहीं कभी होता। टैक्स पे नहीं होता, हमेशा आपका प्रॉफिट पे टैक्स पे होता। ये कौन सा सेल्स टैक्स की बात मैं कर रही हूँ, आई एम आस्किंग अबाउट द प्रॉफिट टैक्स, जो इनकम टैक्स होता है। वो जब इनकम होगी तभी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लॉस पे कभी टैक्स नहीं पे करता। मैम, चलो जी, हाँ जी। मैम लॉस की कंडीशन में गवर्नमेंट हमें कोई बेनिफिट देगी अगर हमारा कोई लॉस होता है? तो इस कंडीशन में बस यही बेनिफिट है कि आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा आपसे। सब्सिडी तो कोई नहीं देगा आपको, सब्सिडीज तो अब मिलती भी नहीं। सही। तो आपका यहाँ पे आ गया, ये तो मैंने जी, माइनस टैक्स ऑन, टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस। सेव हो गया ना हमारा टैक्स, कैपिटल लॉस। यहाँ तक अभी तक कोई मसला है तो प्लीज़ मेरे से पूछ लें। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं हुआ, फर्स्ट स्टेप पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी हमने सिर्फ उन बिजनेस को चेक किया। अगर मेरा बिजनेस ये नया बिजनेस होता, ब्रांड न्यू बिजनेस होता, तो मेरी यहाँ तक कहानी थी, सिर्फ और सिर्फ मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ तक मेरी कहानी। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर अ न्यू बिजनेस, कि मुझे सारी चीज़ें नई लेनी है, मेरे पास कोई ओल्ड मशीनरी नहीं है। तो मेरे पास ओल्ड मशीनरी नहीं होगी तो मैं कैसे टैक्स सेव या टैक्स पे कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो बेचनी नहीं है ओल्ड मशीनरी, ना मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा। लेकिन अगर मेरे पास पुराना बिजनेस भी है और पुराने बिजनेस में मुझे कुछ ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर ये पूरा फार्मूला जो है ना, ये आ जाएगा फॉर द ओल्ड बिजनेस के लिए। और अगर मेरा न्यू बिजनेस है तो वी हैव जस्ट दिस, ये चीज़ है। तो पहली दो चीज़ें हैं वो न्यू बिजनेस के लिए हमारे पास आई। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज रिक्वायरमेंट ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मैंने ये देखना है कि मैंने जो बिजनेस अपना स्टार्ट करना है उसके लिए मुझे कितना पैसा रिक्वायर्ड है। अगर मेरा पैसा मैंने जो बजट बनाया है उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास जेब में फाइनेंस है तो आई विल स्टार्ट द बिजनेस, अदरवाइज मैं क्या कर दूँगी, उस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करूँगी और किसी और प्रोजेक्ट की तरफ जाऊँगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लें। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन स्टेप वन? हमने बात की है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। ऑब्वियसली जब हम बिजनेस को स्टार्ट करने लगेंगे, वी नीड कैपिटल, वी नीड मनी, वी नीड इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है कि हमने जब बिजनेस को स्टार्ट करना है, वी नीड अ बिल्डिंग, वी नीड अ मशीनरी, वी नीड फर्नीचर, वी नीड समथिंग फिक्स्ड एसेट। उनकी कॉस्ट हम देखेंगे। कुछ फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिसकी इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होती है, कुछ वैसे ही आप लगा देते हैं।
जिनमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी रिक्वायर्ड है उसको भी हम ऐड अप कर लेंगे। फिर अगर हमारा पुराना बिजनेस है तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो मशीनरी पड़ी हुई है पुरानी उसको हम सेल कर सकते हैं। हम उसको सेल कर देंगे तो हमारे पैसे थोड़े बच जाएंगे। अगर हमने प्रॉफिट पे सेल किया होगा तो उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर हमने लॉस पे सेल किया है तो उससे हमारा टैक्स क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगर ये मेरा फर्स्ट स्टेप क्लियर होता है तो मैं सेकंड स्टेप की तरफ जाती हूँ, और अगर मेरा फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं होता तो मैं वहीं पे लिख दूँगी कि आई डोंट हैव दिस अमाउंट ऑफ मनी, सो आई विल नॉट स्टार्ट द बिजनेस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्लास? इज देयर एनी प्रॉब्लम? प्लीज डू आस्क मी। नो मैम। ओके फाइन। अब जी सब कुछ लश-पश, मेरी बिल्डिंग भी ज़बरदस्त हो गई, मैंने स्टाफ भी बड़ा आला रख लिया, आप लोग आ गए मेरे बिजनेस में। अब बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा? क्या शक्लें देखनी है आपने सिर्फ स्टाफ की या बिल्डिंग की और कहना मैडम बहुत ज़बरदस्त हो गया? बिजनेस कैसे बाकायदा स्टार्ट होता है? जब क्या होगा उसके अंदर? प्रोडक्शन। शाबाश, जब उस वहाँ उधर स्टॉक होगा या इन्वेंट्री होगी वही सेल होगी ना, वरना आपने किस चीज़ को सेल करना है जब व्हेन यू डोंट हैव एनी इन्वेंट्री। सो अब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमें? अब हमें क्या चाहिए? जो इन्वेंट्री। हमने प्रोडक्शन या इन्वेंट्री या स्टॉक रखा है वो हमें रिक्वायर्ड, वो आखिरी चीज़ है हमारी इस फर्स्ट स्टेप में, उसको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल। यानी कैपिटल का वो पार्ट जो वर्क में है, जिसने हमें डेली यूज़ करना है, जिसको हमने डेली यूज़ करना है फॉर सेल एंड परचेज। तो हम क्या चीज़ देखेंगे? अपना वर्किंग कैपिटल देखेंगे। हम लिखते हैं वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल क्या है? कि आपका स्टॉक है, इसको आपने बाकायदा सेल करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। दिस इज द फॉर्मूला, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेप ऑफ द बजटिंग। पहले स्टेप क्या है बजटिंग का? कि आपने देखना है आपके पास पैसा कितना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, आपके फिक्स एसेट्स इंक्लूड है, आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंक्लूड है। अगर कोई पुरानी मशीनरी पड़ी है तो वो बेच दें, उससे आपको तो प्रॉफिट पे बेचेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, अगर लॉस पे बेचेंगे तो आपका टैक्स सेव हो जाएगा, और आपने वर्किंग कैपिटल। जी दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एनी प्रॉब्लम तो पूछ लें, नहीं तो मैं सेकंड स्टेप की तरफ मूव करूँ। मैं आपसे थोड़े से सवाल पूछना चाह रही हूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज एन आउटफ्लो और एन इनफ्लो? जल्दी से लिख के बताओ। आउटफ्लो। वन टाइम आउटफ्लो और लाइफ टाइम आउटफ्लो? वन टाइम। वन टाइम आउटफ्लो। आउटफ्लो मीन्स वी शुड ऐड इट और वी शुड सब्ट्रैक्ट इट? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरे अमाउंट के अकॉर्डिंगली है, मेरे फाइनेंस के अकॉर्डिंगली है, तो मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, अदरवाइज मैं बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करूँगी, दूसरे स्टेप की तरफ मैं नहीं जाऊँगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर लिखा हो, यस मैम। अगर मुझे आता है कि 12 लाख रिक्वायर्ड है बिजनेस के लिए और जेब में पैसे 9 लाख हैं और मुझे कहीं से और फाइनेंसिंग नहीं मिल रही, तो क्या मुझे बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए? नो मैम। नहीं करना चाहिए। तो मुझे दूसरे स्टेप की तरफ मूव करना चाहिए? नो। नो। नहीं करना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? हम यस मैम। कैपिटल बजटिंग, कैश फ्लो पढ़ रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अपना फाइनल प्रोजेक्ट इसी पे बनाना है और हमारा नेक्स्ट चैप्टर पूरा इस पे डिपेंड करता है। अगर बजट सही होगा तो अगली इवेल्युएशन टेक्निक सही लगेगी, और अगर बजट गलत हो गया, ख़राब हो गया, तो आगे आप इवेल्युएट नहीं कर सकते बिजनेस को कि मुझे बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर मैं कर भी दूँ स्टार्ट तो क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा मुस्तकबिल में कि नहीं। अब आगे भी सेकंड स्टेप की तरफ। अब बिजनेस में बाकायदा स्टार्ट हो गया, और बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या होती है एवरीवन? प्रॉफिट प्रोडक्ट, गेन करना। इन्वेंट्री, प्रॉफिट गेन करना, सेल्स करना।
सेल्स करना। सो अब आ जाओ सेकंड स्टेप में, और सेकंड स्टेप आपको बताएगा कि आपका बिजनेस आपको सेल्स क्या करके देगा। द सेकंड स्टेप इज द, इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट कैश फ्लो। और जब सेल्स होती हैं तो वो इनफ्लो होता है कि आउटफ्लो होता है? इनफ्लो। इनफ्लो होता है। और हमने अपने बिजनेस के बारे में क्या सोचा हुआ है कि हमारा बिजनेस लाइफ लॉन्ग होना चाहिए, लाइफ टाइम के लिए होना चाहिए, कि फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है? लाइफ टाइम मैम। लाइफ टाइम। और वो हमें लाइफ टाइम क्या देगा? हमारा मेन पर्पस क्या है कि वो हमें लाइफ प्रॉफिट टाइम के लिए क्या दे? प्रॉफिट दे। प्रॉफिट शाबाश। तो जो हमारा सब्सिक्वेंट कैश फ्लो यानी हमारी सेल्स हैं, वो वन टाइम होंगी कि लाइफ टाइम होंगी? ऑब्वियसली मैम लाइफ टाइम होंगी। लाइफ टाइम होंगी। सो ये हमारा इनफ्लो वन टाइम नहीं है, ये हमारा इनफ्लो लाइफ लॉन्ग है, लाइफ टाइम है। जितने साल का मेरा बिजनेस है उतने साल की मेरी एडिशन होती रहेगी। और इनफ्लो आपको पता हमेशा ऐड होता है। चलें जी, अब देखते हैं। सब्सिक्वेंट कैश फ्लो का मतलब ये है कि बिजनेस ने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। बिजनेस की एक्टिविटी क्या थी? सेल्स थी। मैं प्रॉफिट कैसे निकालती हूँ जरा ये बताएं? सेल्स में से क्या चीज माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा ये प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट जिसे 15 रुपए का मार्कर है, 20 रुपए का बेच रही हूँ, कितने नेट का प्रॉफिट। प्रॉफिट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्टिंग माइनस कॉस्ट। कॉस्ट। कितनी तरह की कॉस्ट होती है बच्चों, जरा ये बताओ? हाउ मेनी एक्सपेंस, कॉस्ट आर देयर? प्रोडक्टिंग कॉस्ट। शाबाश, सबको पता है कॉस्ट दो तरह की होती है। कौन सी दो तरह की, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है? शाबाश। अगर अच्छा मैं तुमसे पूछूं रेंट कौन सी कॉस्ट है? अगर मेरा बिजनेस वेरिएबल कॉस्ट, टेन। फिक्स कॉस्ट। शाबाश, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स इनमें से कॉस्ट। बताओ रेंट कौन सा है, फिक्स्ड है कि वेरिएबल वेरिएबल? मैम। वेरिएबल है। वेरिएबल। वेरिएबल। अच्छा मेरी बात सुनो, आपका जो फिक्स्ड है। रेंट आप देते हैं दुकान का, अगर एक दिन 10 ग्राहक आ रहे हैं तो क्या चेंज रेंट देते हो? नो और मैम, एक दिन दो नहीं, ग्राहक मैम आ रहे फिक्स हैं है। तो क्या चेंज फिक्स्ड रेंट है, देते हो? फिक्स्ड है, लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड है। कॉमन सेंस यूज करो। अगर सीजन चल रहा है, अच्छा शादियों का सीजन, और दुकान 4 घंटे ज़्यादा तुम लोगों ने चला दिया, तो क्या रेंट चेंज दोगे? और अगर ऑफ सीजन है, दुकान 4 घंटे पहले बंद कर दिए, तो रेंट चेंज रेंट दोगे? रेंट फिक्स रहता है मैम। तो फिर क्यों बार बार वेरिएबल हमें पागल हो तुम लोग तुम? नहीं मैम, इसलिए कह रहे हैं ना, साल के बाद चेंज होता है, इंक्रीज हो जाता है रेंट। बस साल की नहीं, विद इन द ईयर। याद रखिएगा फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर परफॉर्मेंस, whereas the variable cost is always dependent on your performance. This is very important for the objective point of view। ये लिख लो अभी भी कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करती, वेरिएबल कॉस्ट आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस पे डिपेंड। सो मैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इसमें से माइनस कर दूंगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अभी तक? सब्सिक्वेंट नो मैम। कैश फ्लो में अभी तक कोई प्रॉब्लम? सब्सिक्वेंट कैश फ्लो का मतलब ये है कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया और बिजनेस की मेन एक्टिविटी यानी सेल स्टार्ट हो गई है। सेल्स होगा तो इनफ्लो होगा, और इनफ्लो होगा तो वो लाइफ टाइम के लिए हमने सोचा हुआ है कि जितने टाइम का मेरा बिजनेस है उतने टाइम में मुझे मेरा बिजनेस सेल करता रहेगा या प्रॉफिट देता रहेगा। इसमें से मैंने फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर दी, वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस। अब जो ये फिक्स्ड एसेट्स थे उन पे क्या चीज़ कैलकुलेट होती है जी क्लास? फिक्स्ड एसेट्स पे क्या चीज़ कैलकुलेट होती है? तो मैंने थर्ड चैप्टर में भी बड़ा पढ़ाया आप लोगों को। डेप्रिसिएशन मैम। शाबाश, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को भी माइनस कर देते हैं क्योंकि हम प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं, वी वांटेड टू सी आवर प्रॉफिट। अच्छा जी, और क्या चीज़ हम माइनस करते थे याद करें? जब हमारा प्रॉफिट में से क्या चीज़ हुकूमत को दे देते हैं हमेशा? टैक्स। 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 वो भी हमने माइनस किया। अब याद रखना है एक चीज़, एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो आपने हमेशा याद रखनी है। आपने मुझे बताना है कि जो डेप्रिसिएशन है क्या वो आपके जेब में से पैसा निकलता है? इट्स अ कैश आइटम और नॉन कैश आइटम? कैश आइटम। आपकी नॉन जेब में से कैश पैसा आइटम जा मैम। रहा है? नॉन कैश आइटम है मैम। नॉन वो तो कैश हम आइटम। मशीन बिल्कुल की डेप्रिसिएशन निकाल रहे होते हैं। बिल्कुल। आपका जो डेप्रिसिएशन है वो कभी भी आपके जेब में से नहीं जा रही होती है,
इट्स अ नॉन कैश आइटम और हम उसको क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट कम दिखाना होता है। और प्रॉफिट क्यों हम कम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमने क्या चीज़ कम पे करनी होती है, टैक्स। टैक्स कम पे करना होता है। और उसको याद रखना है, टैक्स पे करने के बाद हम इस डेप्रिसिएशन को हमेशा ऐड कर दें, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा हमारे प्रॉफिट पे, हमारे कैश पे। ये सिर्फ और सिर्फ हम अपना प्रॉफिट कम करते हैं। मैम प्रॉफिट हम कम, एक मिनट बेटा मैं मुझे बात करते हैं, हम प्रॉफिट क्यों कम करते हैं, क्योंकि हमने टैक्स कम पे करना है और बाद में हम इसी को ऐड कर देते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ताकि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहे नॉन कैश आइटम को ऐड करो चाहे माइनस करो, उसका इफेक्ट कैश पे कुछ नहीं आएगा। उसका इफेक्ट सिर्फ हमने प्रॉफिट पे इसलिए शो करवाना है क्योंकि हमें टैक्स कम पे करना है, टैक्स से हम बचना चाह रहे हैं। हाँ जी, अब बोलो बेटा। तो मैम जो हम लोगों ने मशीनरी मतलब डेप्रिसिएशन के बाद जो हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि हमने एक मशीनरी 5 ईयर्स के बाद चेंज करनी है, तो उसकी जो पैसे हैं फिर वो कहाँ से आएंगे अगर हम लोग डेप्रिसिएशन दोबारा ऐड कर देते हैं तो? मुझे बात नहीं समझ आई, तुम क्या कह रहे हो डेप्रिसिएशन? मैम जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन निकाली जाती है ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी जो मशीनरी है उसकी उसको जब दोबारा परचेज करना है, रीसेल, रीसेल जी करना है। रीसेल करना है, तो हमारे पास कितने पैसे आएंगे। और डेप्रिसिएशन हम लोग इसलिए निकालते हैं कि हमारे पास वो अमाउंट सेव हो जाए कि हम लोग वो मशीनरी दोबारा बाय कर सकें आफ्टर सर्टेन ईयर्स। तो मैम अगर हम लोग अपनी डेप्रिसिएशन अपनी अमाउंट में ऐड कर देते हैं सेपरेट अलग से, तो फिर हम लोग वो मशीन को बाय करने के लिए जो अमाउंट है वो किधर से अरेंज करेंगे? देखो अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को कम शो कराना चाह रहे हैं, ताकि हमें टैक्स कम पे करना पड़े। और उसके बाद उसी आइटम को हम क्या कर देते हैं, ऐड अप कर देते हैं, ताकि हमें ये नज़र आ जाए कि हमारा प्रॉफिट एक्चुअल में इतना था, हमने टैक्स को कम पे करने के लिए अपना प्रॉफिट जो है वो कम दिखाया है गवर्नमेंट। वैसे इसका कोई इफेक्ट नहीं है ऑन एनीथिंग, ना कैश में कोई इफेक्ट आ रहा है इसका, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, आपकी जेब में से पैसा नहीं निकलता। आपकी तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी ही होनी है मशीनरी पे, विद द पैसेज ऑफ टाइम मशीनरी की वैल्यू में गिरना ही गिरना है। हमने ये देखना है कि हमने सिर्फ अपने टैक्स को कम पे करने के लिए, अपने प्रॉफिट को कम शो करवाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को पहले माइनस कर देते हैं और फिर इसी डेप्रिसिएशन को हम ऐड करें। ये बस याद रखना है तुमने कि डेप्रिसिएशन हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट कम शो करवाना है और उसके अगेंस्ट हमने टैक्स कम करना है। ये याद रखना है। इसकी छोटी सी वर्किंग है और वो वर्किंग मैंने आपको बता दी है, क्योंकि हमने टैक्स कम करना है, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि इसमें आगे जाके मशीनरी में खरीदना है या बेचना है या नहीं। हम यहाँ सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सब्सिक्वेंट कैश फ्लो में देखना ही है कि हमारा बिजनेस हमें प्रॉफिट कितना है। यहाँ तक कोई मसला, दो स्टेप्स हमने क्लियर कर लिए हैं। पहला स्टेप था हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, दूसरा स्टेप था हमारा सब्सिक्वेंट कैश फ्लो का। ये बातें याद रखनी है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज एन आउटफ्लो एंड इट्स अ वन टाइम आउटफ्लो। Subsequent cash flow is an inflow and it's a lifelong inflow. जितने सालों का बिजनेस है उतने सालों तक बिजनेस आपको पैसा देता रहेगा और वो आपका क्या बन जाएगा, सब्सिक्वेंट कैश फ्लो। और वो प्रॉफिट आपने कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे हम इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, सेल्स में से माइनस कर देते थे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन निकाल देते थे, टैक्सेस को निकाल देते थे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाता था। हम उस प्रॉफिट में एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं कि हम जिस डेप्रिसिएशन को हमने पहले माइनस किया था ताकि टैक्स कम करना पे करना पड़े, उसको हम एंड पे सिर्फ ऐड अप करें। ये एक नई चीज़ हमने डाली है और हमने कुछ नहीं किया। इनकम स्टेटमेंट एज इट इज़ हमने लिख दिया। एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? इन दो स्टेप्स में कोई मसला हो तो प्लीज मुझे बताओ। लेट्स सपोज इफ आई हैव अ प्रोजेक्ट ऑफ 10 years, तो मुझे बता दो सब्सिक्वेंट कैश फ्लो कितने सालों का तुम लोग कैलकुलेट करोगे? ठीक है, इफ आई हैव अ प्रोजेक्ट ऑफ 10 years, अगर मेरे पास 10 सालों का प्रोजेक्ट था और 10 सालों का सब्सिक्वेंट कैश फ्लो अगर मैंने कैलकुलेट करना हो, तो जो सब्सिक्वेंट कैश फ्लो यानी सेकेंड स्टेप है, वो मुझे कितने ईयर्स का कैलकुलेट करना होगा? 10 ईयर्स का। ऑब्वियसली कितने ईयर्स से करना होगा?
कितने 10 साल years. तक बिजनेस 10 मुझे years. पैसे देता रहेगा? 10 साल। 1 साल का मैं कर लूंगी तो उसको 10 years पे अगर मैंने देखना हो तो क्या करूंगी? क्या डिवाइड करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, ऐड मल्टीप्लाई। करूंगी, सब Multiply. मल्टीप्लाई करूंगी। कॉमन सेंस है ना कि मैं कोरोना के बायस में मुझे तो रिग्रेस होना पड़ता है, तुम लोग भी रिग्रेस ही हो जाते हो, बताइए कुछ नहीं, हर चीज़ भूलना शुरू कर देते हो। इफ लेट्स सपोज मैं 1 साल में बिजनेस मुझे 4 लाख का प्रॉफिट देगा, 10 सालों का प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट करना हो तो क्या करूँगी? 4 के क्वेश्चन साथ इतना मल्टीप्लाई. क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 years के साथ। ओके, इज इट फाइन? अच्छा जी, अब मेरा प्रोजेक्ट था 10 years का, ख़त्म हो गया वो प्रोजेक्ट मेरा। अब मैंने यहाँ तो बिजनेस चेंज कर लिया, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर सोच लिया कि अब मैं नहीं बिजनेस करना चाह रही, अब मैं सैलरीड पर्सन बनूंगी। उस बिजनेस को क्या करूँगी? सेल. यहाँ शाबाश, क्या करूँगी? सेल कर देंगे वो बिजनेस. सेल कर देंगे, शाबाश शाबाश। अगर यही क्वेश्चन में आता है कि आपका बिजनेस 10 years का था एंड 10 years के बाद आपने सोचा कि बिजनेस अपना वाइंड अप कर दें, या जो भी आपका प्रोसीजर, तो थर्ड स्टेप आ जाएगा हमारे पास, टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल का मतलब है कि आप अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और ख़त्म कैसे कर रहे हैं? क्या करके? अभी सेल करके बोला उसे मैंने, किसी और को. सेल करके। दिस इज द थर्ड स्टेप, टर्मिनल कैश। So what do you think? It's an inflow and outflow? ये भी जल्दी से बता दे जरा। इनफ्लो. इनफ्लो. इनफ्लो, क्योंकि हम बिजनेस को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। जब हम बिजनेस को सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है बिजनेस की क्या चीज सेल कर रहे हैं बच्चों? मैम Assets. मशीनरी हमारे जो एसेट्स. वेरी Assets. गुड, वेरी गुड। सेल्स ऑफ एसेट. फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा जी, फिर वही बात हो गई कि अगर मैंने खरीदा कम में था, बेचा ज्यादा में है, तो मुझे क्या हो रहा है? टैक्स लग रहा है. वही प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट पे मुझे क्या चीज़ पे करनी पड़ेगी? टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मुझे क्या बचत हो गई है? टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सेविंग हो रही है मेरी। हो गया। अब जो वर्किंग कैपिटल था बच्चों, जो स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको क्या करना है? अपनी से डील ला बैंक में जाके। नहीं मैम, वो भी माइनस होगा क्योंकि वो तो हम लोग भी ना वो साथ देंगे. वो भी वो भी हम क्या कर देंगे? सेल कर देंगे उसको भी बेटा, सेल कर देंगे। उस स्टॉक का क्या फायदा मुझे? मैंने तो वो यस बिजनेस मैम. चलाना ही नहीं है। वो ऑब्वियसली किसी और को दे दूंगी, जिसको बिजनेस दे रही हूँ उसको स्टॉक भी दे दूंगी, अपना सेल ऑफ वर्किंग कैपिटल। अच्छा, अब ये बताओ, इट्स अ वन टाइम इनफ्लो और लाइफ टाइम इनफ्लो? वन कॉमन टाइम. सेंस क्या कह रहा है? लाइफ टाइम। क्यों लाइफ टाइम? क्यों? मैंने सारी मैम जिंदगी इसको बिजनेस वन बेचते टाइम। रहना? वन टाइम है मैम, क्योंकि हमने एक दफा बेवकूफ सेल है करना क्या? है. हम बिजनेस बेचेंगे ना हम, तो इट्स अ वन टाइम। अब क्लियर हुआ है सबको? ये तीनों स्टेप्स क्लियर है सबको? प्लीज मेरे से पूछ लें अगर प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम तो तब भी पूछ लें। तीनों क्लियर है? अब ये बात याद रखनी कि कौन सा वन टाइम एक्शन है, कौन सा लाइफ टाइम एक्शन है। आप बताएं इन तीनों में से वन टाइम एक्शंस कौन कौन से हैं? मैम थर्ड। एक थर्ड है और एक फर्स्ट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी तो वन टाइम कर रहे हैं ना हम। हर यस मैम। साल तो, हर दिन तो नहीं ना हम बिल्डिंग खरीद सकते हैं, या हर दिन नई मशीनरी खरीद रहे हैं, या हर दिन हम नया स्टॉक लेके आ रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी वन टाइम का एक्शन है, टर्मिनल कैश फ्लो भी वन टाइम का एक्शन है, जबकि सब्सिक्वेंट कैश फ्लो जो है वो जितने ईयर्स का बिजनेस है उतने ईयर्स का आपको इन्फ्लो आता है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है। लेट्स सपोज माय बिजनेस इज ऑफ 10 years, 10 सालों का मुझे सब्सिक्वेंट कैश फ्लो है, और मुझे कहा गया कि जी 10 साल का एंड पे ना
आपने अपने बिजनेस को सेल भी कर दो। तो जो आखिरी साल है, जो 10वां साल है, उस साल मुझे कितने कैश इनफ्लोज आएंगे आपके पास? क्वेश्चन को दोबारा समझ लो। मैं कह रही हूँ 10 साल का बिजनेस है मेरा, और कहा है कि 10 साल के आखिर में आपने बिजनेस को बेच देना है, और लास्ट ईयर यानी 10th ईयर में आपको कितने कैश इनफ्लोज मिलेंगे? ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप जरा मुझे बताएं, आपको कितने कैश इनफ्लोज मिलेंगे आखिरी साल? क्या एक मिलेगा कि दो मिलेंगे? मैम दो। मैम 2 मिलेंगे। एक आपको सब्सिक्वेंट कैश फ्लो यानी जो सेल आपने किया, सेल्स जो आप अपने प्रॉफिट की कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं, बिजनेस की सेल्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट की सेल्स कर रहे हैं, वो तो आपको आखिरी साल आएगी आएगी। साथ आप अपना बिजनेस बेच भी रहे हैं, वो भी आपको पैसा आ रहा है आखिरी साल। याद रखना है, चाहे 10 साल का बिजनेस है, चाहे 20 साल का बिजनेस है, चाहे 15 साल का बिजनेस है, आखिरी साल यानी आपने दो कैश इनफ्लोज को कैलकुलेट करना है। एक बार दोबारा से बात समझ लें, मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे। So you have a business of 10 years. 10 years. इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी टुडे यानी साल के स्टार्ट में हो गई है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी क्या हुई है? आउटफ्लो हो गई। ये तो समझ आ गई ना कि ये आउटफ्लो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और एक दफ़ा ही आउटफ्लो हुई है। प्लीज यस या नो बोल दें ताकि मुझे यस बात मैम। सुनिए। यस मैम। क्या आउटफ्लो? अब बिजनेस ने बाकायदा अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, पहले साल से लेकर 9वें साल तक, 9 years तक, तो ये सेल्स देता रहा, यानी इनफ्लो देता रहा। जो 10वां साल था ना, उसके एंड पे मैंने इसको बेच दिया, लेकिन वो जो पूरा साल है मेरे पास 10वां, क्या उसमें वो मुझे सेल्स देगा? क्या वो मुझे प्रॉफिट देगा बिजनेस? यस या नो प्लीज बताएं। देगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। लास्ट ईयर यानी समझो 2020, जनवरी से लेकर नवंबर तक, क्या वो मुझे सेल्स देगा? यस मैम। देगा। देगा। इसका मतलब है कि वो मेरे पास प्रॉफिट आया। 7 दिसंबर में मैंने उस बिजनेस को सेल कर दिया, तो वो भी इनफ्लो आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा मैम। आएगा। आएगा मैम। सो लास्ट ईयर में मेरे पास कितने इनफ्लोज आ रहे हैं? 2। 2। 2 मैम। दो। शाबाश। तो टोटल इनफ्लोज मेरे पास कितने आ रहे हैं, जरा काउंट करो। 9 years के और लास्ट के दो। 11 मैम। 11 11। मैम। 11 मैम। शाबाश, समझ आ गई है सब बच्चों को? इज इट फेयर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ये फॉर्मूलाज क्लियर हुए हैं सबको? यस मैम। किसी फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे से पूछ लें। और अगर फर्स्ट स्टेप क्लियर होगा तो हम सेकंड पे जाएंगे, और अगर फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं होगा तो शुड वी मूव टू द सेकंड एंड थर्ड स्टेप? नो मैम। नहीं जाएंगे हम, वहीं पे क्विट कर दो। चलो ठीक है, ये मैं मैम आपको। 2020 और 2200 इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, मैंने 200 लिख दिया, मुझे यहाँ पे 20 नजर आ रहा है। ये लो आखिरी साल है, आखिरी साल बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि 2020 में पहले 11 महीने उसने मुझे सेल्स दी है मेरे बिजनेस में, और दिसंबर में जाके मैंने उसको बिजनेस को क्या कर देना, सेल आउट कर देना। तो इसका मतलब है मुझे लास्ट ईयर जो है वो दो इनफ्लोज आ रहे हैं। एक तो मेरी प्रोडक्ट्स जो सेल्स हो रही है, प्रॉफिट मिल रहा है, उसका इनफ्लो, और एक जो बिजनेस को एंड पे सेल कर रही है उसका inflow। मैंने ये 2020 लिखा हुआ है, 2200 नहीं लिखा हुआ है। अच्छा मैम। हाँ, ठीक है बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, प्लीज स्टे फॉर सम टाइम क्योंकि मैंने अटेंडेंस मार्क करनी है, और मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँगी।
Roll number 89 is present. Please bold them. Roll number 124. Present. Roll number 125. Present. 126. Hamza Ali. Roll number 127. Present, ma'am. 128. Present, ma'am. 130. Present, ma'am. 31. 131. Present, ma'am. 132. Present, ma'am. 133. Present, ma'am. 137. 139. Present, ma'am. 141. Present, ma'am. 144. Present, ma'am. Present 144. 147. 148. 151. Present, ma'am. Present, ma'am. ये मर्द की आवाज है कि औरत की आवाज है भैया? अक्सा लतीफ। Ma'am, Aksa Latif present. 152. Present, ma'am. 153. Present, ma'am. 54. 154. 155. Present, ma'am. 150. कौन कौन है? चुप चुप। Miss 150. Habib है। Habib सा 155। 159. Present 161. मैंने 151 कहा, मैंने 159 कहा। 160. Present, ma'am. 161. 161. 165. Haris Ali. जी मिस प्रेजेंट। 166. Hafiz Shahryar Khan. Yes, Miss Present. 167. Awais Yunus. Yes, Miss Present. 177. Salman Liaquat. Present, ma'am. 178. Ahmed Javed. प्रेजेंट मैम। 179. Ahmed Raza. Present, 180. ma'am. कौन 180? 179. Present, ma'am. Ma'am 180 भी present. 184. 185. Shah Present, Sunil. ma'am. Present, ma'am. ठीक है। 190. असद अली. Present, ma'am. 192. Present, ma'am. 195. Faryal. Faryal is present. 202. Present, ma'am. 202. 204. Zishan. Present, ma'am. 208. Awais. प्रेजेंट मैम। Mir Hamza. Present, 209. ma'am. 210. Muzammal Ahmad Khan. प्रेजेंट प्रेजेंट मैम। अच्छा ठीक है। अली असद. अलीना शाहिद. Present, ma'am. Ali sir. Present, ma'am. Ma'am, Ali sir present. अच्छा अली असद. 215. अलीना शाहिद. Present, ma'am. 218. Abdullah. Present, ma'am. 219. Bilal Ahmad. 220. Usman. Present, ma'am. 221. Azmat. 224. Ghulam Mustafa. Present, ma'am. 225. Elena मैम Zulfikar. 195 फरियाल का माइक नहीं चल रहा मैम, उसका मुझे मैसेज आया है, बेटा बाद में बोलो। इशू है माइक का मैम। जी, 225 present, ma'am. ठीक है। करीम अहमद। Present, ma'am. 228. Kaleem Ahmed. 230 है सलाम वाजिब। Present, ma'am. 230. 231 मोहम्मद उसामा। 232 सादिया। Present, ma'am. 235 जवेरिया माहम। Present, ma'am. 238 मोहम्मद उमैर।
Present, ma'am. और 239 हसीबुर रहमान। Present, ma'am. 239. Is there any question you want to ask? Yes, ma'am. Ma'am, 159 present. Last week Recording stop करें।